हेलो दोस्तों, सौर एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी जीके जीएस की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। उसी के महत्वपूर्ण पार्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसके अलावा कुछ इसमें करंट टॉपिक जैसे मंगलयान, गगनयान के भी महत्वपूर्ण फैक्टों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ये आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक कौन थे? ऑप्शन में देखें, डॉक्टर सतीश चंद्र, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई। तो कौन है इसमें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक? ये हैं डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई थे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी जो अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो 1962 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1969 को, 1969 को। और भारतीय अंतरिक्ष विभाग का गठन जो किया गया था 1972 को। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन सारे फैक्टों को नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन में देखें, वर्ष 1962 में, 1965 में, 1969 में या 1972 में। तो इसरो की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त, डेट याद रखिए, इंपॉर्टेंट डेट है, 1969। 15 अगस्त 1969 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहां है? तो बेंगलोर में है। यह राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। इसके द्वारा जो पहला उपग्रह छोड़ा गया था, यह पहला उपग्रह संचालित किया गया था, यह कौन सा था? आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस की सहायता से यह छोड़ा गया था। इसरो का उद्देश्य क्या है? तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करना। इसके अलावा महत्वपूर्ण करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है। इसरो द्वारा मानव युक्त गगनयान मिशन हेतु अर्ध मानवीय महिला रॉकेट व्योममित्र को भी लॉन्च किया गया है। 14 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV लॉन्चिंग व्हीकल है, इसके जरिए 104 सैटेलाइट लॉन्च कर विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया था। महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनको नोट कर लीजिए। इसके अलावा जो इसरो द्वारा चंद्रयान मिशन है उसको देख लेते हैं। चंद्रयान प्रथम 22 अक्टूबर 2008 को छोड़ा गया था। इसमें लॉन्चिंग व्हीकल क्या यूज किया गया था? PSLV XLC-11 द्वारा। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को GSLV Mark 3 के द्वारा। और चंद्रयान 3 अभी लेटेस्ट में 2023 में 14 जुलाई 2023 को LMB-3M4 द्वारा। इंपॉर्टेंट डेट है, इसमें एक डेट और याद रखिएगा, चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023, ये डेट याद रखिएगा। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग, सुरक्षित लैंडिंग कराने वाला भारत पहला देश बना था। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। और 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से भी जुड़े हुए हैं, इनको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? 1958 में, 1963 में, 1969 में या 1970 में? कब की गई थी? 1958 में। 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना की गई थी और 1 जनवरी को DRDO दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। डिटेल देख लेते हैं। DRDO का गठन जो होता है 1 जनवरी 1958 को। DRDO का स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, DRDO भवन के रूप में, या DRDO भवन कहा जाता है, नई दिल्ली में स्थापित है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत है, ये याद भी रखिए। इसके अलावा DRDO की जो स्थापना का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा।
इसकी स्थापना का विचार लाया गया था। डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय या रक्षा अनुसंधान एवं विकास विंग है। इसका जो प्रमुख लक्ष्य है वो भारत के अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी को सशक्त करना, उसे उन्नत बनाना। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना है? चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला विश्व का चौथा देश भारत है, लेकिन यहां पे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर भारत पहला देश है जिसने सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराया है। कौन सा है? ये पहला देश विश्व का बना है। इसके अलावा चंद्रमा पर की बात करें तो ये चौथा देश है। अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत चौथा देश था चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट और सुरक्षित लैंडिंग कराने वाला यह विश्व का पहला देश। डिटेल देख लेते हैं। भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया है। भारत विश्व का पहला देश है जिसने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराया है। इसके अलावा चंद्रमा पर यह लैंड कराने वाला चौथा देश है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। इसमें रॉकेट कौन सा यूज किया गया था? तो LMV-3M4 रॉकेट। लॉन्चिंग डेट क्या है? 14 जुलाई 2023 को। और इसमें लैंडिंग डेट क्या है? 23 अगस्त 2023। इस डेट को भी याद रखिए, अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्थान सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। एजेंसी कौन सी है? इसरो। ये फैक्ट याद रखिए। चंद्रमा 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश है। अमेरिका, यूएसएसआर और चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल की है, और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला देश है। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान को जब पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजा गया था तो लैंडर और रोवर सहित उसका कुल वजन कितना था? 3900 किलोग्राम था, जबकि लैंडर का वजन जो था ये 1500 किलोग्राम था और रोवर का वजन 26 किलोग्राम। भारत ने इससे पहले 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट और 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 मिशन भी लॉन्च किया है। ये चंद्रमा के तीनों मिशन है। इन तीनों मिशन की डेट याद कर लीजिए। चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को। लॉन्चिंग व्हीकल क्या था? PSLV XL-C11। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को GSLV Mark 3 के द्वारा लॉन्च किया गया था, और चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को LMV-3M4 के द्वारा लॉन्च किया गया था। तीनों के तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट के कार्य करने का प्रिंसिपल क्या है? न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम पर। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम पर। डिटेल देख लेते हैं। न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के सदैव बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, और इसी सिद्धांत पर कार्य करता है जेट विमान, अंतरिक्ष यान और प्रक्षेपवत। विभिन्न प्रकार के जितने भी रॉकेट होते हैं इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। रॉकेट के भीतर ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है, और यह गैस पीछे की ओर एक सक्रिय छिद्र से अत्यंत वेग के साथ बाहर निकलती है। इस क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, और यह रॉकेट को तीव्र वेग से आगे की ओर गतिमान करता है। और यही घटना जो क्या कहलाती है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी कहलाती है। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। रॉकेट कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गति के तृतीय नियम के अनुसार, और यह जो घटना कहलाती है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत का भी पालन करती है। तो ये फैक्ट भी याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC की स्थापना कब की गई थी? 3 जनवरी 1954, 5 फरवरी 1954, 3 जनवरी 1955 या 8 फरवरी 1954? तो कब की गई थी? 3 जनवरी 1954 को। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब की गई थी? 3 जनवरी 1954 को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, गठन इसका 3 जनवरी 1954 को हुआ था। संस्थापक कौन है? तो होमी जहांगीर भाभा हैं, और इसका मुख्यालय कहां है? ट्राम्बे, मुंबई में है। तो इन फैक्टों को भी नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है,
निम्न में से भारत का मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? गगनयान, मंगलयान, आदित्य 11 या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा है? ये गगनयान है, इसरो द्वारा संचालित हो रहा है गगनयान। गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एक मिशन है और ये क्या है? भारत का मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है गगनयान। अभी चंद्रयान के बाद गगनयान पे भारत इसरो का प्रोजेक्ट है। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन में देखिए, ग्राहम बेल, ए बोल्टा, सैमुअल कोल्ट या एडवर्ड टेलर। तो किसके द्वारा संचालित किया गया था? किसके द्वारा विकसित किया गया था? एडवर्ड टेलर के द्वारा। इन्हें हाइड्रोजन बम का जनक भी कहा जाता है, एडवर्ड टेलर। डिटेल देख लेते हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने 1952 में किया था। इन्हें हाइड्रोजन बम का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम को थर्मोन्यूक्लियर बम या संलयन हथियार भी कहा जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन बम जो होता है परमाणु बम से बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? अप्सरा, आर्यभट्ट, अर्जुन या विक्रांत? तो कौन सा था? ये अप्सरा का। ये भारत का ही नहीं, एशिया का भी प्रथम परमाणु रिएक्टर था। क्या नाम था? अप्सरा। डिटेल देख लेते हैं। भारत और एशिया का प्रथम परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। स्थापना इसकी 1956 में हुई थी, लेकिन उद्घाटन इसका 20 जनवरी 1957 भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। यह मुंबई के ट्राम्बे में स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बीआरसी में बना था। तो इस तरह से ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, कुड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थित है? कुड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र है, इंपॉर्टेंट है। कहां पे स्थित है? कर्नाटक में, केरल में, उड़ीसा में या तमिलनाडु में? ये कुड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये कहां पे स्थित है? ये तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक कुड़नकुलम जगह है, वहां पे स्थित है। डिटेल देख लेते हैं। कुड़नकुलम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये तमिलनाडु के कुड़नकुलम में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इसका निर्माण जो हुआ था रूस और परमाणु ऊर्जा निगम ऑफ लिमिटेड एनपीसीआईएल के सहयोग से हुआ था। इसके अलावा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र 7 हैं भारत में, वो कौन कौन से हैं? कुड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। तारापुर परमाणु रिएक्टर ये महाराष्ट्र में स्थित है। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहां पे है? तो राजस्थान में। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में। और काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पे है? तो गुजरात में। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको देख लीजिएगा, इनमें स्थान पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, एटम बम परमाणु बम के सिद्धांत का आधार होता है। एटम बम, अभी हमने हाइड्रोजन बम को देखा था, तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहां पे पूछा गया है एटम बम परमाणु बम का सिद्धांत। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है एटम बम? ये नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर काम करता है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। देख लेते हैं, सिद्धांत इसका नाभिकीय विखंडन है। इसके लिए परमाणु के केंद्रक में न्यूट्रॉन से प्रहार कराया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर है, परमाणु बम का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर को। किसको? रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ परमाणु बम। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसे इस्तेमाल करते हैं? यहां पे ऑप्शन में देखें, थोरियम, रेडियम, सादा पानी या भारी पानी। तो किसको इस्तेमाल किया जाता है? ये भारी पानी, हैवी वाटर को मंदक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। परमाणु रिएक्टर में
भारी पानी जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को भी कहा जाता है। इसके अलावा ग्रेफाइट और कैडमियम की छड़ें भी मंदक के रूप में प्रयोग की जाती हैं। मंदक का कार्य क्या होता है? तो तेज गति से चल रहे न्यूट्रॉनों की रफ्तार को धीमा करना। तेज गति से चल रहे न्यूट्रॉनों की रफ्तार को धीमा करना, कम करना इनका कार्य होता है। भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O कहा जाता है। यह जल का एक रूप है जिसमें बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आइसोटोप ड्यूटेरियम होता है। इंपॉर्टेंट है D2O, इसको भी नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है, इनमें से कौन सा है प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र? कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, नरूरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र या काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र? तो कौन सा है? ये कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा की बात करें तो कौन है? कुडनकुलम। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है, परमाणु रिएक्टर जो है, ये प्रथम परमाणु रिएक्टर है जो प्रश्न में पूछा गया है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, उनको देख लेते हैं। तारापुर परमाणु रिएक्टर कहां पे है? तो महाराष्ट्र में है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पे है? तमिलनाडु में। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पे है? राजस्थान में। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां है? कर्नाटक में। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में। काकड़ापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में। और कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पे है? तो तमिलनाडु में। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी बन सकता है और ये संबंधित राज्य जरूर पूछे जाते हैं, इनको नोट कर लीजिए। अब कंप्यूटर सेक्शन में चलते हैं। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को, अल्बर्ट आइंस्टीन को, जॉन हैरी को या कॉनराड जूस को? आसान सा प्रश्न है। चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, कंट्रोलर, कौन सा होता है? प्रिंटर, कुंजी पटल, सीपीयू या मॉनिटर? तो कौन सा होता है? ये सीपीयू होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी डिटेल देख लेते हैं। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी पूछा जाता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। इसे कंप्यूटर का नियंत्रक भाग या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, दोनों फैक्टर याद रखिएगा। कंप्यूटर का दिमाग या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर पूछे तो भी सीपीयू होगा, और कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन सा है? तो ये सीपीयू होगा। सीपीयू के मुख्य 3 भाग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? एएलयू, अर्थलेटिकल लॉजिकल यूनिट, अंकगणितीय तर्क इकाई, नियंत्रक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। 3 यूनिटें होती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आदित्य L1 को, विक्रम 100 को, परम 8000 को या CDC 6600 को? तो किसको माना जाता है? ये परम 8000। परम 8000 जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। और यदि CDC 6600 की बात करें तो ये विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है, विश्व का प्रथम। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद कर लीजिए। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? परम 8000 है। इसे 1 जुलाई 1991 को लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग डेट क्या है? 1 जुलाई 1991 को। और किसके द्वारा? सीडेक पुणे के द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक पुणे द्वारा इसे डिजाइन किया गया था, असेंबल किया गया था। परम कंप्यूटर जो है ये सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है, कई कंप्यूटर इस पे बने हैं। कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी बनी होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की, निकिल की, आयरन की या कॉपर की? किसकी बनी होती है? ये सिलिकॉन की बनी होती है। ये एक अर्धचालक होता है, सिलिकॉन। इंटीग्रेटेड चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। प्रश्न रिपीट हो गया है। इंटरनेट के क्षेत्र में WWE का सही रूप निम्नलिखित में से है। WWE कई बार प्रश्न पूछा जाता है। विंडो वर्ल्ड वाइड रेसलिंग, वर्ल्ड वाइड वेब या वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड स्टार? तो क्या है इसका सही रूप? वर्ल्ड वाइड वेब।
क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। और इसके जनक कौन है, इसके बनाने वाले कौन हैं? टिम बेनर्स ली। टिम बेनर्स ली, ये फैक्ट भी याद रखिए। www का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और www एक सूचना प्रणाली होती है जो उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीकों से इंटरनेट पर सामग्री को साझा करती है, उसे साझा करने में सक्षम बनाती है। www वेब का आविष्कार किसने किया है? तो वैज्ञानिक टिम बेनर्स ली ने किया है। ये कंप्यूटर वैज्ञानिक है, ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं टिम बेनर्स ली, जिन्होंने 1989 में इसको बनाया था। कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 4 दिसंबर को या 22 दिसंबर को? तो कब मनाया जाता है? ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। इसके अलावा जो दिसंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस हैं, इनको भी देख लेते हैं साथ में। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास उन्मूलन या उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस। 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। 17 दिसंबर को राइट ब्रदर्स दिवस और 29 दिसंबर को राष्ट्रीय काली मिर्च दिवस मनाया जाता है। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। CAD का अर्थ क्या है? CAD का अर्थ क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन या कंप्यूटर एड डिसीजन। तो क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका फुल फॉर्म होता है, यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल डिजाइन बनाने में, संशोधित करने में, विश्लेषित करने में, अनुकूलित करने में किया जाता है। उपयोग इसका क्या है? तो भविष्य में उत्पादों के 2D या 3D मॉडल बनाने में, फोटो सिमुलेशन में या पर्यावरणीय प्रभाव रिपोर्ट तैयार करने में इसका उपयोग किया जाता है, कैट का। ईमेल पते के 2 भाग कौन से हैं? ईमेल, कोई भी जो ईमेल एड्रेस होता है उसमें देखेंगे तो @ के पहले कुछ लिखा होता है, @ के बाद gmail.com होता है। ये 2 पार्ट में होता है। @ के पहले जो लेफ्ट साइड होता है और राइट साइड होता है। लेफ्ट साइड क्या होता है? ये प्रयोगकर्ता का नाम होता है। लेफ्ट साइड क्या होता है? प्रयोगकर्ता का नाम होता है। और जो राइट साइड होता है gmail.com, ये क्या होता है? डोमेन का नाम होता है। तो यहां पे पूछा गया है ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से हैं? तो प्रयोगकर्ता का नाम तथा डोमेन का नाम है। क्या नाम है? प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2G 3G शब्द में G शब्द का प्रयोग किया जाता है। चाहे 2G की बात करें, 3G की बात करें, 4G, 5G, आगे 6G भी आएगा, तो इसमें G का अर्थ क्या है या G शब्द किस लिए प्रयोग किया जाता है? गूगल के लिए, जनरेशन के लिए, गवर्नमेंट के लिए या ग्लोबल के लिए? तो किस लिए प्रयोग किया जाता है? ये जनरेशन के लिए। जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ती है, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, इसकी स्पीड और इसकी क्षमता बढ़ती जाती है। ये किसको डोनेट करता है या किसको इंडिकेट कर रहा है? तो ये जनरेशन को इंडिकेट कर रहा है G शब्द। अगला प्रश्न है पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? पहली कंप्यूटर भाषा, जो फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज थी, वो कौन सी थी? कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रॉन, पास्कल, ये सभी के सभी कंप्यूटर लैंग्वेज हैं। इसमें जो फोर्ट्रॉन थी, ये पहली कंप्यूटर द्वारा विकसित भाषा थी, कंप्यूटर विकसित भाषा थी। इसको IBM द्वारा, किसने विकसित किया था? IBM 1957 में। IBM द्वारा इसको 1957 में फोर्ट्रॉन को पहली कंप्यूटर भाषा के रूप में विकसित किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्ट्रॉन हो जाएगा। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार निम्नलिखित में से प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा? अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, इंजीनियर के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा या नौ संचालकों के द्वारा?
तो ये सोनार का प्रयोग जो होता है समुद्र में गहरी छुपी चीजों का पता लगाने के लिए किया जाता है, और ये किसके द्वारा? नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। किसके द्वारा? बाई नेविगेटर के द्वारा। देख लेते हैं, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ये भी याद कर लीजिएगा। उपयोगकर्ता, इसमें उपयोग क्या है? महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने में, महासागर में यदि कोई वस्तु डूबी होती है तो उसका पता लगाने के लिए हम सोनार का इस्तेमाल करते हैं। इसमें परासब्र तरंगों की प्रतिध्वनि यह यंत्र पैदा करता है और उसी के द्वारा इसका पता चलता है। यह 9 संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। आज का ये लास्ट प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? डिजिटल कंप्यूटर की जो कार्य पद्धति है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? केवल तर्क पर, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पर, गणना या तर्क पर, या मापन पर? तो किस तर्क पर? ये गणना और तर्क पर। जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो गणना और तर्क पर, कैलकुलेशन और लॉजिकल पद्धति पर, लॉजिकल सिद्धांत पर ये कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं ये डिजिटल लॉजिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? ये बाइनरी कोड 0 और 1 को, बाइनरी कोड क्या होते हैं? 0 1 होते हैं। इसका इस्तेमाल करके डेटा और निर्देशों को, इंस्ट्रक्शंस को बहुत तेजी से प्रोसेस करता है। डिजिटल कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस की ऑपरेटिंग गति को अंक गणित तर्क इकाई ALU जो होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के जरिए सिंक्रोनाइज किया जाता है। तो इस तरह से इन फैक्टों को भी नोट कर लीजिए। इस तरह से आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। इसी तरह जीके जीएस की हर क्लास टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, यदि नहीं देखा है तो देख लीजिए उसको। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।